Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों हम हमारी 12th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ग्रामर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हिंदी में हम कहते हैं संयोजक। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें बच्चों आपका जो टॉपिक है कंजंक्शन से 2 मार्क्स का आने वाला है। आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे और आपको 2 कंजंक्शंस का यूज करना है। ओके, तो 2 कंजंक्शंस आएंगे और दोनों सेंटेंस एक एक नंबर के होंगे। तो इस तरह से ये पूरा जो टॉपिक है 2 नंबर का आपका होने वाला है। तो बच्चों हम जो इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं उनका यूज कैसे होता है और उनका क्या मतलब होता है ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के बाद बहुत इजीली आप लोग अपने एग्जाम में ये टॉपिक कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कंजंक्शंस होते क्या हैं। A conjunction is a word which joins 2 or more than 2 words, phrases, clauses और sentences। तो बच्चों सबसे पहली बात जो conjunctions होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं। ओके, अब किसको ज्वाइन करते हैं, किसको मिलाते हैं? 2 या 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? वर्ड्स यानी कि शब्द हो सकते हैं, फ्रेज हो सकती है, क्लॉज हो सकता है या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस हो सकते हैं। तो जब हम 2 सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हमें जो वर्ड चाहिए उसे हम कहते हैं कंजंक्शंस यानी कि संयोजक। अब कुछ एग्जांपल्स हम इसे समझ लेते हैं। वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। तो इस सेंटेंस में बच्चों एंड क्या है? कंजंक्शन है। अब इसने किसको ऐड करा है? वीना और श्वेता, 2 जो नेम है, 2 जो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है उसे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट है आई वेंट टू सी हिम बट ही वाज नॉट देयर। इस सेंटेंस में बट हमारा कंजंक्शन है जिसने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया है। आई वेंट टू सी हिम, ओके, बट आई कैन नॉट फाइंड हिम और वी कैन से बट ही वाज नॉट देयर। नेक्स्ट है गिव मी टी और कॉफी। अगेन इस सेंटेंस में और जो है ये हमारा कंजंक्शन है जो कि टी और कॉफी को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो बेसिकली कंजंक्शन वो शब्द होते हैं बच्चों जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। अब एग्जाम में बच्चों हमें 2 सेंटेंस मिलेंगे और हमें ब्रैकेट में कंजंक्शन दिया हुआ होगा। उस कंजंक्शन का यूज करके हमें उन 2 सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाना है। अब ये हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए बच्चों हम 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस है वो हम सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले है हमारा एंड। एंड का मतलब क्या है आप सबको पता है, हम सब यूज करते हैं एंड। हमारी लैंग्वेज में एंड का मतलब होता है और। अब एंड को हम कैसे यूज करेंगे हम एग्जांपल से समझेंगे। ये 2 सेंटेंस है। ओके, हमें एग्जाम में ऐसे ही बच्चों 2 सेंटेंस मिलेंगे। हमें ब्रैकेट में मिलेगा कि आपको एंड यूज करना है। एंड के यूज से हमें 2 सेंटेंसेस को 1 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखते हैं। सुभाष हैज कम, पंकज हैज कम। अब बच्चों आप जब सेंटेंस देखोगे ना तो आप ये देखने की कोशिश करो कि सेंटेंस में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज अलग है। अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखो सब्जेक्ट है सुभाष, इसमें सब्जेक्ट है पंकज। तो क्या डिफरेंट है? सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो जो चीज डिफरेंट है वो कनेक्ट होती है कंजंक्शन से। कोई भी आप कंजंक्शन यूज कर रहे हो बच्चों, सिंपल सा रूल आप इसको याद कर लो, इसको समझ लो कि जो सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट है ना उसे हमें कनेक्ट करना है कंजंक्शन का यूज करके और जो कॉमन पार्ट है उसे हम एक बार लिखेंगे। हैज कम यहाँ भी आया है, हैज कम यहाँ भी आया है, दोनों सेंटेंस में आया है तो इसे तो हम एक बार लिखेंगे और जो डिफरेंट पार्ट है जो कि है सुभाष और सेकंड सेंटेंस में पंकज, इसे हम कनेक्ट करेंगे हमारे कंजंक्शन से। राइट, तो देखिए सुभाष एंड पंकज ये हमने कनेक्ट कर दिया। सुभाष पंकज के बीच में हमने एंड लगा दिया तो कनेक्ट हो गए सुभाष और पंकज। अब देखो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको देखनी है। यहाँ पे एक ही सेंटेंस था जिसमें एक ही सब्जेक्ट था, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई है हैज यानी कि सिंगुलर के लिए यूज होती है। यहाँ भी एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है पंकज और उसके लिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की है हैज। लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट देखो प्लूरल हो गया ना, प्लूरल यानी बहुवचन, एक से ज्यादा होते ही प्लूरल हो जाता है। तो सुभाष एंड पंकज अब क्या हो गए? प्लूरल हो गए। तो इसीलिए अब हमें हैज नहीं, हमें अब हैव यूज करना है। तो बच्चों ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो चुका है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हमें हैव लगाना है और हमने लिख दिया कम।
ओके तो सेंटेंस क्या बन गया, सुभाष एंड पंकज हैव कम। एक और एग्जांपल देखते हैं, शीतल इज इंटरेस्टेड इन डांस, शीतल इज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। अब बच्चों देखो, अब इस सेंटेंस में डिफरेंस चीजें क्या है, डांस एंड लिटरेचर। अगेन आपको रूल ध्यान में होगा कि जो कॉमन पार्ट है दोनों सेंटेंस में, कॉमन पार्ट क्या है, शीतल इज इंटरेस्टेड इन, इतना पार्ट दोनों सेंटेंस में है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो डिफरेंट पार्ट है उसे हम कनेक्ट करेंगे कंजंक्शन से। ओके तो कॉमन पार्ट हमने लिख लिया, शीतल इज इंटरेस्टेड इन, इतना तो कॉमन है। अब देखो डांस लिटरेचर दो डिफरेंट एक्टिविटीज है, इसे हम कनेक्ट कर देंगे एंड से, तो हम लिख देंगे डांस एंड हमारा कंजंक्शन एंड लिटरेचर। कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, शीतल इज इंटरेस्टेड इन डांस एंड लिटरेचर। ओके नेक्स्ट देखिए, एज वेल एज, ये भी एक कंजंक्शन होता है। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, इसी तरह। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देखिए, ही हैज अब्यूज्ड मी, ही हैज थ्रेटन्ड टू बीट मी। ओके अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ही हैज, ये तो कॉमन है। हमें डिफरेंट क्या दिया गया है, अब्यूज्ड मी एंड थ्रेटन्ड टू बीट मी, हमें यूज करना है एज वेल एज। तो देखो कॉमन पार्ट हमने लिख लिया, ही हैज अब्यूज्ड मी, इतना हमने लिख लिया पहले। एज वेल एज हमारा कंजंक्शन आ गया, थ्रेटन टू बीट मी, इट मींस उसने मुझे अब्यूज यानी कि बैड वर्ड्स बोलना, बुरी बात बोलना, तो उसने मुझे गलत बातें बोली और उसी तरह उसने मुझे थ्रेटन यानी धमकी भी दी, मुझे मारने की धमकी भी दी। ओके और देखते हैं एग्जांपल, ही इज प्लेइंग, हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग। अब देखो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहाँ सब्जेक्ट है ही, सेकंड में है हिज फ्रेंड्स, हमें कनेक्टिव जो हमें दिया गया है, कंजंक्शन जो दिया गया है वो है एज वेल एज। सिंपल सी बात हमें वो हमेशा ध्यान में रखनी है, जो डिफरेंट पार्ट है उसे कनेक्ट कर दो कंजंक्शन से। तो यहाँ हम क्या कनेक्ट करेंगे, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इतना ध्यान में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है वो, आप देखो फर्स्ट सेंटेंस में तो सिंगुलर था तो इज यूज हुआ है, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज हुआ है। अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, जब हमने बच्चों, अब आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, हमने जब एंड यूज किया था ओके, तब तो हमारे जो सब्जेक्ट थे वो और से जुड़ गए थे, सब्जेक्ट प्लूरल हो गए थे, तो हमने प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाई। लेकिन जब हम बच्चों हम एज वेल एज का यूज करके दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट सब्जेक्ट। हम हमारे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि दो है तो प्लूरल हो गए। अगर यहाँ पे एंड होता, ही एंड हिज फ्रेंड्स, तब तो ऑब्वियसली हम आर लगाते, बिकॉज तब हम दोनों को मिला के हमारा सब्जेक्ट बनाते हो, प्लूरल हो जाता। लेकिन जब हम बच्चों एज वेल एज का यूज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होता और सेकंड सिंगुलर होता तो हम प्लूरल की लगाते, बिकॉज ये रूल है कि जब हम एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करनी है। ओके इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग, अपने फ्रेंड्स की तरह वो भी खेल रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। ओके देखते हैं, लेबर हार्ड यू विल फेल, मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। अदरवाइज में हम क्या करेंगे, अन्यथा, यानी कि तुम ऐसे करो नहीं तो ऐसे हो जाएगा। इट मींस तुम्हें ये करना है अन्यथा ये रिजल्ट होगा। तो इसमें तो हमें सिंपल सी क्या चीज देखनी है, लेबर हार्ड, हमने फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया, हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, हम किसी को कोई बात बता रहे हैं, लेबर हार्ड कठिन मेहनत करो। अदरवाइज अन्यथा क्या हो जाएगा, रिजल्ट यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो बहुत इजी है अदरवाइज को कनेक्ट करना, हमें देखना है इंस्ट्रक्शन, उसके बाद अदरवाइज और उसके बाद रिजल्ट। ओके रिजल्ट क्या है, तुम फेल हो जाओगे। तो हमने पहले कंडीशन बता दी, हमने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया, कठिन मेहनत कर लो, अदरवाइज यू विल फेल। ओके तो आपको इनके मीनिंग्स भी पता होने चाहिए ताकि आप सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू मीनिंग को इजीली यूज कर पाओ। सो अदरवाइज मीन्स अन्यथा। ऑलराइट आगे देखते हैं, नेक्स्ट है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए।
ओके देखते हैं एग्जाम्पल, मिस्टर रॉय इज इल, ही हैज नॉट कम। अब बच्चों जब हम इसलिए यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो हम क्या बताएंगे, कोई रीजन बताएंगे ना, कारण बताएंगे। तो बहुत इजी है इसे भी यूज करना। हमने लिख दिया पहले फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर रॉय इज इल, मिस्टर रॉय जो है वो बीमार हैं, देयरफॉर इसलिए क्या हुआ, ही हैज नॉट कम, इसलिए वो नहीं आए। तो इसलिए के बाद में भी क्या हम लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, और उससे पहले क्या आता है, कारण आता है। कारण क्या था कि वो बीमार हैं, इसलिए क्या हो गया, वो नहीं आए। तो अगर आप लोगों को इन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो भी आप सेंटेंस में इनको अच्छे से इजीली यूज कर पाएंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, मिस्टर रॉय इज इल, देयरफॉर ही हैज नॉट कम। ओके देखते हैं नेक्स्ट, सो का मतलब भी होता है इसलिए, बहुत इजी है ये भी यूज करना। आई रीच द स्टेशन लेट, आई मिस्ड द ट्रेन। अगेन इसलिए हम बता रहे हैं, इट मीन्स कोई रिजल्ट हम बताएंगे और उस रिजल्ट का कारण हमें सेंटेंस में मिलेगा। तो कारण क्या हो गया, आई रीच द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन देरी से पहुंचा। सो इसलिए क्या हो गया, आई मिस द ट्रेन, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, मेरी ट्रेन जा चुकी थी, मेरी ट्रेन निकल गई, बिकॉज मैं स्टेशन लेट पहुंचा। ओके तो सो का मीनिंग भी होता है इसलिए, बिल्कुल देयरफॉर जैसे, देयरफॉर भी इसलिए, सो भी इसलिए। नेक्स्ट है हैंस। अगेन हैंस का मतलब भी होता है इसलिए। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपके एग्जाम में बच्चों कोई सा भी कंजंक्शन आ सकता है, तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट है वो आने चाहिए। मतलब इनका सेम है, आप कोई सा भी वर्ड यूज कर लो, देयरफॉर, सो, हैंस, सबका मतलब होता है इसलिए। ओके He has no money, he cannot help you। अगेन हम इसलिए की बात कर रहे हैं, तो एक रिजल्ट हमें बताना है और एक रीजन। तो रीजन क्या हो गया, he has no money, उसके पास कोई पैसे नहीं है। Hence इसलिए, he cannot help you, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज उसके खुद के पास ही पैसे नहीं है। ओके तो therefore, so, hence तीनों का मतलब क्या हुआ, इसलिए। ऑलराइट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ईदर और। ईदर और का यूज तो आप लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत इजी है। ईदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर वो। तो सुनते ही हमें समझ में आ गया कि हमारे पास दो ऑप्शन है और हम दोनों में से बात कर रहे हैं कि या तो ये या फिर वो। तो देखते हैं इसको यूज हम कैसे करते हैं। यू स्टोल माई वॉच, योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। तो अगेन इन सेंटेंस में बच्चों हमें देखने को मिलेगा कि कुछ पार्ट तो कॉमन है। कॉमन क्या हो गया, स्टॉल माई वॉच, स्टॉल माई वॉच दोनों सेंटेंस में है, और कुछ पार्ट डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है हमारे दोनों सेंटेंस में, सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो हमें रूल पता है कि कंजंक्शन से हमें क्या ऐड करना है, जो डिफरेंट है उसे हमें ऐड करना है कंजंक्शन से, और जो कॉमन है वो हमें एक बार लिखना है। तो स्टॉल माई वॉच तो एक बार आएगा, और जो डिफरेंट है इसको हमें कंजंक्शन से ऐड करना है। अब कंजंक्शन में बच्चों हमारे दो वर्ड्स है, ईदर और, दो वर्ड्स है ना, और बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट 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 लगाया हुआ है। इट मीन्स ये दोनों वर्ड्स साथ नहीं आएंगे, इनके बीच में कुछ आएगा। क्या आएगा, देखिए आंसर। हमें सबसे पहले लिखना है ईदर, ईदर के बाद हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, यू। ओके उसके बाद हमने लिख दिया और उसके बाद हम लिखेंगे हमारा सेकंड सब्जेक्ट। तो बच्चों हमने कैसे कनेक्ट किया, ईदर, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया, ईदर यू और योर ब्रदर, और बाद में कॉमन चीज एक पार्ट, स्टॉल माई वॉच, यानी कि या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी वॉच को चुराया है। तो ईदर और यानी या तो ये या फिर वो। तो दो ऑप्शन होते हैं, दोनों के बारे में हम बात करते हैं और कहते हैं कि या तो ये है या फिर वो है। यूज कैसे करना है, दोनों वर्ड साथ में नहीं आते हैं, दोनों के बीच में हमारा एक ऑप्शन आएगा और सेकंड ऑप्शन आएगा और के बाद। आ रहा है समझ में। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, प्रांजल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, प्रांजल लाइक्स टू प्ले टेनिस। ओके यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि हमारे जो सब्जेक्ट थे वो डिफरेंट थे, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट कॉमन है एंड ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। हमारा कॉमन पार्ट क्या है, प्रांजल लाइक्स टू प्ले, रूल वही है, जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो। ओके हमने लिख दिया सेम, प्रांजल लाइक्स टू प्ले कॉमन है, हमने लिख दिया। अब हमें डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो कनेक्ट
करने हैं ईदर और से, और हमें वर्ड्स क्या क्या कनेक्ट करने हैं, क्रिकेट और टेनिस। रूल वही है, कैसे करेंगे, पहले ईदर, उसके बाद में पहला ऑप्शन क्रिकेट और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन। सेंटेंस बन गया, प्रांजल लाइक्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और टेनिस। मतलब क्या हो गया इसका, प्रांजल को या तो क्रिकेट या फिर टेनिस खेलना पसंद है। तो बच्चों ईदर और से सब्जेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा। ईदर और से ऑब्जेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ईदर और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा या बाद में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा। आप सेंटेंस पढ़ो, अच्छे से समझो और देखो कि कॉमन क्या है। अगर आप पाओगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तो कॉमन है और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो ईदर और कहां आएगा, आगे आएगा। अगर आप देखोगे कि नहीं, ऑब्जेक्ट और आगे का पूरा सेंटेंस कॉमन है, सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है, तो ऐसे में ईदर और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। बिकॉज ईदर और एक कंजंक्शन है जो यूज होता है डिफरेंट चीजों को ऐड करने के लिए। जो कॉमन पार्ट है वो हम एक बार लिखेंगे, जो डिफरेंट पार्ट है उसे ऐड कर दो कंजंक्शन का यूज करके। अब चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, तो ईदर और स्टार्टिंग में भी आ सकता है अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, ईदर और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ओके तो बच्चों हमें सारे डिफरेंट एग्जांपल इसीलिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे, एक एक चीज आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए। एंड बच्चों अगेन जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो बच्चों ग्रामर आप इस तरह से पढ़ो, बिकॉज हर चीज हम अकॉर्डिंग टू रूल्स करते हैं, हमें नियमों के अकॉर्डिंग करनी है एक एक चीज। तो बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम ये डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि सारी बातें हम यहाँ कवर कर पाए। आपको कहीं ना लगे कि एग्जाम में कोई सेंटेंस आया, आप सोचो कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, ये ऐसे भी आ सकता है, ये कैसे आ गया। तो इसीलिए हम सारे एग्जांपल्स डिफरेंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और जितने एग्जांपल्स आप देखोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। ओके बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल है, चलिए। अमन हैज ब्रोकन द विंडो, हिज कजन्स हैव ब्रोकन द विंडो। ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है बच्चों, हमने ये चीज देख ली कि इसमें हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं। सब्जेक्ट डिफरेंट होने के एग्जाम्पल हम कर चुके थे, वापस हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक और चीज दी गई है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, राइट, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे देखते हैं। हमें एक चीज समझ में आ गई कि सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट हमें ईदर और से कनेक्ट करना है, तो ईदर और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। सबसे पहले हमने ईदर लिखा, फिर फर्स्ट ऑप्शन हमारा अमन और लिखा, सेकंड ऑप्शन लिख दिया हिज कजन। इतना तो समझ में सबको आ गया। ओके अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो बच्चों हमने इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई है, हैव। क्यों लगाई है, अब आपको बच्चों चीजें याद रखनी है। एज वेल एज में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, जो सेकंड सब्जेक्ट की है, जो कि प्लूरल है। तो बच्चों ये छोटी सी ट्रिक्स हैं, छोटी सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स आपको ऐसे ही चलना है, ध्यान रखो अच्छे से। हम ईदर और का यूज कर रहे हैं, ईदर और में अगर हम दो सब्जेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है एक सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। क्यों, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, आप इसको ट्रांसलेट करके देखो। ईदर अमन और हिज कजन्स हैव ब्रोकन द विंडो, हम क्या बोलेंगे, या तो अमन या उसके कजन्स ने विंडो को तोड़ा है। तो बच्चों हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बाद में कजन्स की बात कर रहे हैं ना, सेकंड सब्जेक्ट की, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। ऑल राइट, ध्यान रखो बच्चों इन बातों को। एज वेल एज में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड ईदर और में अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब ना तो ये ना ही वो, बिल्कुल ईदर और जैसा है। डिफरेंस ये है कि अब हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, अभी भी दो ऑप्शन हम बात करेंगे, दो ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम नेगेटिव बोल रहे हैं कि ना तो ये और ना ही वो। एग्जाम्पल देखो, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई एनिमी। सेंटेंस आपको वैसे ही मिलेंगे, एक पार्ट कॉमन और एक पार्ट डिफरेंट। अब इसमें कॉमन क्या है, ही इज नॉट माई। अब बच्चों हम नेगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, बिकॉज नीदर नॉर यूज करेंगे तो आपको सेंटेंस में नॉट भी मिलेगा, राइट। अब आप देखो अगेन बात वही है, जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो। अब हमें क्या करना है, जब हम नीदर नॉर का यूज करेंगे ना बच्चों, तो हम नॉट हटा देंगे, बिकॉज नॉट का मतलब ही होता है नहीं, और नीदर नॉर का मतलब भी यही है ना तो ये ना ही वो, तो ऐसे में हमें नॉट हटा देना है। तो देखिए ही इज, अब क्या बचा, ही इज बचा, नॉट तो हमें लिखना नहीं है तो हमने कॉमन पार्ट लिख दिया ही इज। हमें कनेक्ट क्या करना है, माय फ्रेंड माय एनिमी, नीदर माय फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन, नॉर माय एनिमी सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ईदर और किया था। ध्यान में रखना है बच्चों, जब हम कन्वर्ट करके एक सेंटेंस बनाएंगे आपको नॉट वापस नहीं लिखना है, बिकॉज नीदर नॉर का मतलब अपने आप ही नहीं है, तो ऐसे में आपको नॉट हटा देना है। सेंटेंस बन गया ही इज नीदर माय फ्रेंड नॉर माय एनिमी, वो ना तो मेरा फ्रेंड है ना ही मेरा दुश्मन है। ओके, again one more example. Namish did not go to Agra, Vanya did not go to Agra. Again a different kind of example। बच्चों ध्यान से देखना, आप लोग बच्चों एक चीज समझ लो, सारे एग्जाम्पल हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे रूल्स हमने कवर कर लिए। अब इनके अलावा कहीं कोई सेंटेंस एग्जाम में नहीं आने वाला है। देखो इस सेंटेंस में क्या थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, नमिश डिड नॉट गो टू आगरा, वानिया डिड नॉट गो टू आगरा, हमें सब्जेक्ट डिफरेंट दिए गए हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि नॉट को हमें नहीं लिखना है, बिकॉज नीदर नॉर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो नीदर कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा ना, बिकॉज हमें सब्जेक्ट ऐड करने हैं। नीदर फर्स्ट ऑप्शन नमिश, नॉर सेकेंड ऑप्शन वान्या। इतना सबको समझ में आया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम्पल की, हमने गो की जगह वेंट लिख दिया। क्यों लिख दिया ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, और ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको टेंसेस की नॉलेज है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस हमें दिया गया है, और बच्चों आप सबको पता होगा कि पास्ट सिंपल टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉट आता है, उसमें हम डिड का यूज करते हैं और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जब हमने नीदर नॉर का यूज किया है, हमने नॉट हटा दिया है। सेंटेंस है तो हमारा नेगेटिव, राइट, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, वो हम पॉजिटिव फॉलो करते हैं, इसीलिए डिड नहीं लिखते हैं। सेंटेंस में डिड नहीं है ना कहीं भी, जो हमारा आंसर है। और जब डिड नहीं लिखते हैं तो हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से सुनो, समझो इन चीजों को। हमने जब तक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया तब तक तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब हमने जब नीदर नॉर का यूज कर रहे हैं, हमने नॉट हटा दिया, हमने डिड हटा दिया सेंटेंस में से, तो ऐसे में हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम लिखेंगे वेंट टू आगरा। कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा नीदर नमिश नोर वान्या वेंट टू आगरा, ना ही नमिश और ना ही वान्या जो है वो आगरा गए। ओके, देखते हैं आगे एक और एग्जांपल। Sanya is not performing in the function. Her classmates are not performing in the function. Again हमें सब्जेक्ट डिफरेंट दिए गए हैं, और एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट है प्लूरल। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ईदर और में। सेम रूल हमें यहाँ फॉलो करना है। सब्जेक्ट डिफरेंट है तो नीदर नॉर स्टार्टिंग में आएगा, नीदर फर्स्ट ऑप्शन सान्या, नॉर सेकेंड ऑप्शन हर क्लासमेट्स। इतना आ गया समझ में। हमने ईदर और में चीज डिस्कस कर ली थी कि अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। सेम रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट जो कि है प्लूरल। तो हमने लगा दिया आर, और फिर जो कॉमन है वो एक बार परफॉर्मिंग इन द फंक्शन। कंप्लीट सेंटेंस बन गया, नीदर सान्या नॉर हर क्लासमेट्स आर परफॉर्मिंग इन द फंक्शन। ना तो सान्या और ना ही उसके जो क्लासमेट्स हैं वो फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द रीजन हमने सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब क्या होता है, दोनों। बोथ का वैसे भी मीनिंग क्या होता है, दोनों, तो इससे हम यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए दोनों और। अगेन यहाँ आप देखो बीच में डॉट डॉट है, इट मींस ये दोनों वर्ड्स भी साथ में नहीं आएंगे, इन दोनों के बीच में हमें कुछ लिखना है। एग्जांपल देखिए, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। अगेन एक चीज कॉमन है, एक चीज डिफरेंट है। कॉमन क्या है, आई लाइक दोनों
दोनों में है, यानी कि सब्जेक्ट कॉमन है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। तो बोथ हैंड से हमें क्या कनेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कनेक्ट करना है। कॉमन चीज लिख दो पहले, आई लाइक। ओके, अब हमें यूज करना है बोथ हैंड, वही तरीका है, पहले बोथ लिखो, फिर यहाँ पे लिखो फर्स्ट ऑप्शन जो कि है टी, फिर एंड लिखो और फिर सेकंड ऑप्शन जो कि है कॉफी। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो बोथ एंड इसको हम यूज करते हैं, अगेन दो चीजों को हम कनेक्ट करेंगे। इधर और में तो हम क्या कर रहे थे, ऑप्शन दे रहे थे कि या तो ये या फिर वो। बोथ एंड में हम दोनों चीजों के लिए करते हैं कि दोनों ही, राइट। तो इसमें भी दो चीजें को हम कनेक्ट करेंगे, दो ऑप्शन हमें मिलेंगे और दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं, मिराया इज अ राइटर, अतुल इज अ राइटर। अब बच्चों हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट है। सबसे पहली चीज बच्चों, जब आप कंजंक्शन यूज कर रहे हो, सेंटेंस पढ़ के देख लो क्या कॉमन है क्या डिफरेंट है, और ये चीज याद रख लो, जो कॉमन है वो हमें एक बार लिखना है, जो डिफरेंट है उसे कनेक्ट कर दो कंजंक्शन का यूज करके। तो अब हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट है तो कंजंक्शन स्टार्टिंग में आएगा, सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है हमें। अगेन तरीका वही है, पहले बोथ, फिर फर्स्ट ऑप्शन मिराया एंड उसके बाद में सेकंड ऑप्शन अतुल। इतना आ गया। अब बारी आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की। याद करो जब हमने एंड से कनेक्ट किया था सब्जेक्ट को, तो हमने क्या कहा था कि एंड के यूज से सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्लूरल वाली। सेम रूल इज एप्लीकेबल हियर। यहां में हमने बोथ एंड से सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया, तो सब्जेक्ट अब हमारा प्लूरल हो गया। हम कह रहे हैं मिराया और अतुल दोनों ही, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो अभी क्या हो गया प्लूरल। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, आर, प्लूरल वाली। और राइटर को भी हमें राइटर्स कर देना है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि मिराया और अतुल दोनों ही लेखक हैं, तो इसीलिए हमें राइटर्स करना है और हमें आर यहाँ पे लगाना है। क्लियर? देखते हैं आगे। नेक्स्ट कंजंक्शन सो डैट। सो डैट का मतलब इतना कि, और ऑलराइट समझो अच्छे से, इतना कि कैसे यूज होता है देखते हैं। He was very weak, he could not walk. ओके, अब बच्चों इसमें आपको कैसे सेंटेंस मिलेंगे, अब आप देखोगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं मिलेगा इस तरह के, इस वाले कंजंक्शन में। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज अब हमें ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें हम किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे कि ये चीज इतनी है, हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव मिलेगा। वीक एडजेक्टिव है, उससे पहले हमें सो लगाना है। सेंटेंस में जो वेरी है उसे हटा दो, वेरी की जगह सो लगा दो। ये है पहली चीज। हमने क्या करा, वेरी को हटाया, सो लगाया, क्या बना, ही वॉज सो वीक, वो इतना कमजोर था। इसके बाद डेट लगा दो, की क्या रिजल्ट, ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था। तो हम क्या समझे, सो डैट का मतलब होता है इतना की के बाद रिजल्ट आएगा। ओके, और इतना कहाँ आएगा, एडजेक्टिव से पहले। जनरली आपको सेंटेंस में वेरी मिलेगा, वेरी को हटा दो, सो लगा दो, हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, वो इतना कमजोर था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। ओके, नेक्स्ट देखो टू टू। टू टू का मतलब भी आप देखो, यहाँ पे भी आपको बीच में डॉट डॉट है, इट मीन्स ये दोनों वर्ड साथ में नहीं आएंगे, और इसका मतलब भी है इतना की। लेकिन ये सो डैट से कैसे डिफरेंट है, हमें एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। शी इज वेरी टायर्ड, शी कैन नॉट वर्क। ओके, हमने यहाँ पे भी क्या किया, वेरी को हटा दिया, टू लगा दिया, बिकॉज इस टू का मतलब भी होता है इतना। शी इज टू टायर्ड, वो इतनी थक गई है कि। अब यहाँ पे हमें टू यूज करना है। अब आप देखो इतना लंबा सेंटेंस था, शी कैन नॉट वर्क, उसकी जगह हमने टू के बाद सिर्फ वर्क लिख दिया। क्यों लिख दिया, बिकॉज जब भी हम टू टू का यूज करते हैं तो सेकंड टू के बाद में हमें डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना। इसी सेंटेंस को अब आप एक बार सो डैट से कनेक्ट करके देखो, इसी सेंटेंस को क्या बनेगा, शी इज सो टायर्ड। इतना तो सेम है ना, यहाँ पे ये यहाँ था शी इज टू टायर्ड, यहाँ हमने लिख दिया शी इज सो टायर्ड। इतना तो सेम है, हमने टू टू का यूज किया है, अब हम सो डैट का यूज कर रहे हैं। शी इज सो टायर्ड डैट, अब डैट के बाद कंप्लीट सेंटेंस आएगा, डैट शी कैन नॉट वर्क।
ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। सो डैट के द्वारा शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क, वो इतनी थक गई थी कि वो काम नहीं कर सकती। अब इसी चीज को हमने कैसे लिखा है, टू का यूज करके, शी इज टू टायर्ड टू वर्क। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आप सो डैट का यूज कर रहे हो तो डैट के बाद आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। जब आप टू का यूज कर रहे हो तो इस टू के बाद में आपको डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ओके मतलब वही है टू सो डैट, दोनों का मतलब वही है, इतना की। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डैट के बाद कंप्लीट सेंटेंस आएगा, टू के बाद हमें डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके बढ़ते हैं आगे। एज सुन एज, नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन एज सुन एज यानी जैसे ही। क्या मतलब, कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल देखिए। द थीफ सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। दो सेंटेंस है, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। यस इस वाले में भी हमें डिफरेंट मिलेंगे, हमें यूज करना है जैसे ही। अब आप दोनों सेंटेंस को पढ़ो और समझो कि दोनों सेंटेंस में अलग अलग दो एक्शन है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, ये हमें समझना है। द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। ही रैन अवे, वो भाग गया। पहले क्या काम हुआ, पहले उसने पुलिस को देखा। यस तो जो काम पहले हुआ है उससे पहले बस लगा दो एज सुन एज, तो ये काम पहले हुआ है, हमने लिख दिया एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा क्या हुआ, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो सिंपल सा है, आपको यूज करना इजी है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। दो अलग अलग एक्शन आपको मिलेंगे, आप एक्शन को पढ़ो, समझो कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जो पहले हुआ है उसकी स्टार्टिंग में आप एज सुन एज लगा दो, बाद में कंप्लीट सेंटेंस लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है। लास्ट में कॉमा लगाओ और सेकेंड सेंटेंस लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है। ओके एक और एग्जांपल देखिए। We rushed into the house, it started to rain. अगेन हमें समझना है कौन सा एक्शन पहले है। We rushed into the house, हम घर के अंदर भागे। It started to rain, बारिश होनी स्टार्ट हो गई। तो पहले क्या हुआ, पहले बारिश हुई ना, तभी तो हम घर के अंदर भागे। तो हमें एक्शन समझना है बच्चों, क्या एक्शन पहले हुआ है। जो पहले हुआ है उससे पहले आप लगा दो एज सुन एज। यहाँ पे सेकेंड एक्शन क्योंकि पहले हुआ है तो इससे आगे हम लगाएंगे एज सुन एज। पहला सेंटेंस हमने एज इट इज लिख दिया, we rushed into the house, ये एक्शन एक्चुअल में पहले हुआ है। ओके तो इसके आगे लिख दिया एज सुन एज, इसके बाद में सेकंड सेंटेंस कंटिन्यू, कोई चेंज नहीं करना है। आंसर बन गया we rushed into the house as soon as it started to rain. It means हम घर के अंदर भाग गए जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई। ओके तो हमने सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ इतना सा हमें समझना है दोनों एक्शंस में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जो पहले हुआ है उसके स्टार्टिंग में लिख दो एज सुन एज और बाद में सेंटेंस कंटिन्यू कर दो बिना किसी चेंजेस के। ऑलराइट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बट। बट बहुत इजी है, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। देखिए ही इज पुअर इंडीड, हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, सच में। तो दो सेंटेंस है, हम एक में क्या बोल रहे हैं, वो सच में गरीब है। सेकंड हम कह रहे हैं कि उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, राइट, वो उस पर कोई धब्बा नहीं है। इट मीन्स वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। हमें बट यूज करना है, बट का मतलब है किंतु। तो सिंपल सी बात है, हमने पहला स्टेटमेंट लिख दिया ही इज पुअर इंडीड, वो सच में गरीब है, बट लेकिन गरीब होते हुए भी उसका जो चरित्र है वो काफी अच्छा है। तो एक चीज आप यहाँ समझो, बट के द्वारा हम दो अलग अलग बातों को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। बट का मतलब ही क्या होता है, लेकिन, किंतु। तो हमने दो अलग अलग बातों को कनेक्ट कर दिया। हमने कहा वो गरीब है बहुत ज्यादा, लेकिन उसका चरित्र बहुत अच्छा है। ओके नेक्स्ट है यट। अगेन बट का मतलब होता है लेकिन, यट का मतलब भी होता है लेकिन। देखते हैं। द फार्मर वॉज वेरी टायर्ड, ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज वर्क। अगेन हम दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं ना। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि किसान बहुत थक गया था, सेकंड हम कह रहे हैं कि उसने काम जारी रखने का निर्णय लिया थकने के बावजूद। तो अगेन यट का मतलब भी सेम है, किंतु, परंतु, दो अपोजिट बातें हैं। पहले सेंटेंस लिख दो द फार्मर वॉज वेरी टायर्ड, किसान बहुत थक गया था, कंजंक्शन लगा दो यट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिख दो ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज वर्क, लेकिन, किंतु, उसने काम जारी रखने का निर्णय लिया।
कोई चेंजेस नहीं करे हमने सेंटेंस में, हमने बस कंजंक्शन लगा दिया दोनों जो ऑपोजिट सेंटेंस है, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है उनके बीच में। तो येट का मतलब भी है किंतु, बट का मतलब भी है किंतु। नेक्स्ट चलते हैं और का मतलब क्या होता है? और यानी कि हम दो चीजों में से किसी एक चीज को चुन रहे हैं। ऑप्शन देखिए, गो एट वंस, यू विल मिस द ट्रेन। अब हम बच्चों क्या कह रहे हैं? और का मतलब ऐसे भी हिंदी में अन्यथा से हम लेते हैं। तो अगेन हम कह रहे हैं गो एट वंस, अभी के अभी चले जाओ, और नहीं तो अन्यथा क्या होगा? यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो पहली बात हमने स्टेटमेंट लिख दिया गो एट वंस, हमने कंजक्शन लिख दिया और हमने रिजल्ट लिख दिया, नहीं तो क्या होगा? यू विल मिस द ट्रेन। ओके, तो और का मतलब भी है अन्यथा। ऑलराइट, नेक्स्ट है बच्चों नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगेन हम देख सकते हैं कि बीच में डॉट्स हैं, तो ये वर्ड साथ में नहीं आने वाले हैं। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल ये, बट ऑल्सो बल्कि वो भी। अगेन हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, हमें उन्हें कनेक्ट करना है। देखते हैं एग्जाम्पल, द पब्लिशर्स गिव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी विथ मनी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ही किसके लिए आया है? पब्लिशर के लिए आया है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह सब्जेक्ट तो इसमें कॉमन है, और जो डिफरेंट है उन्हें हमें कनेक्ट करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। सो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? द पब्लिशर, हमने लिख दिया पहले नॉट ओनली। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? गिव मी एडवाइस, बट ऑल्सो लिख दिया, और सेकंड ऑप्शन लिख दिया हेल्प्ड मी विथ मनी। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? द पब्लिशर नॉट ओनली गिव मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प्ड मी विथ मनी। जो पब्लिशर थे उन्होंने ना केवल मुझे सलाह दी, बल्कि उन्होंने पैसों से भी मेरी सहायता करी। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई मदर इज अ गुड डांसर, माई आंट इज अ गुड डांसर। तो अब हमें जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट मिला हुआ है, हमें यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो सबसे पहले लिख दिया नॉट ओनली, उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन माई मदर, बट ऑल्सो, सेकेंड ऑप्शन माई आंट। इतना समझ में आ गया? अब बच्चों अगेन हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो बच्चों इसमें हमें कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? सेंटेंस कैसा बनेगा? नॉट ओनली माई मदर बट ऑल्सो माई आंट इज अ गुड डांसर। इट मीन्स ना केवल मेरी माँ बल्कि जो मेरी आंट हैं वो भी अच्छी डांसर हैं। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, तो हमने इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, हमने प्लूरल नहीं किया, हमने सेकंड के अकॉर्डिंग लगाई है हमारी हेल्पिंग वर्ब। एक और एग्जांपल, ही इज गुड एट इंग्लिश, हिज फ्रेंड्स आर गुड एट इंग्लिश। अब बच्चों ये एग्जांपल इसीलिए है ताकि आपको चीज समझ में अच्छे से आए हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी है, बिकॉज यहाँ पे एक में सब्जेक्ट है सिंगुलर, एक में सब्जेक्ट है प्लूरल। ओके, हमें कनेक्ट करना है सब्जेक्ट को, बिकॉज वही डिफरेंट है, नॉट ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट बट ऑल्सो सेकेंड सब्जेक्ट। आ गया समझ में? अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, जो कि है प्लूरल। यहाँ पे आ जाएगा आर, और कॉमन चीज एक बार गुड एट इंग्लिश। कंप्लीट सेंटेंस, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर गुड एट इंग्लिश। ना केवल वो बल्कि उसके फ्रेंड्स भी इंग्लिश में अच्छे हैं। ओके, तो हमने क्या किया? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाई है हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखिए, टिल और अंटिल। टिल हो या फिर अंटिल हो, कोई सा भी आ सकता है, दोनों का सेम यूज है। इसका मतलब होता है जब तक। यूज देखिए, he won't leave this place, you promise to help him। दो चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट सेंटेंस, he won't leave this place, वो यहां से नहीं जाएगा। टिल या फिर until you promise to help him, जब तक तुम उसको प्रॉमिस ना कर दो उसकी हेल्प करने का, तब तक वो यहां से नहीं जाएगा। तो टिल और until का मतलब होता है जब तक, और इसके बाद हम किसी टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या टाइम है? जब तक कि तुम प्रॉमिस ना कर दो, और क्या काम है? तब तक वो यहां से नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सच डैट। इसका क्या मतलब होता है? सच डैट, सच यानी इतना, डैट यानी कि। इसका यूज कैसे करना है देखिए, ही इज अ वेरी गुड मैन, ऑल रेस्पेक्ट हिम। हमें यूज करना है सच डैट, ही इज
सच ए गुड मैन, वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि एवरीवन रेस्पेक्ट हिम, ऑल रेस्पेक्ट हिम, सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो इतना कि, ओके, ही इज सच अ गुड मैन, हमने यहाँ पे सच कहाँ लगाया है, हमारे आर्टिकल से पहले लगाया है। ओके, ही इज सच ए गुड मैन, दैट के बाद हमने सेम सेंटेंस लिख दिया, ऑल रेस्पेक्ट हिम, इसका मतलब है इतना कि। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है दो। दो का मतलब होता है यद्यपि, कैसे यूज करना है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अगेन हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो गरीब है, हम कह रहे हैं वो ईमानदार है। हमें यूज करना है दो का, यद्यपि का। हम कैसे करेंगे, दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ओके, अब इसी सेंटेंस को सपोज हमें बट में लिखना है, हमने बट ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, तो बट कैसे आएगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट का अगर हमें यूज करना है, हम ऐसे करेंगे, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। लेकिन दो हमने कहाँ लगाया, दो हम लगा रहे हैं, दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। और एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ड इन द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड। अब अगेन हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसने वो एग्जाम में फेल हो गया, उसने कठिन मेहनत करी थी। तो बच्चों अब यहाँ पे दो कहाँ आएगा, ये आपको समझने वाली बात है, ये आप रटना नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में दो लगा दो, नहीं, सेंटेंस पढ़ो, उनका मीनिंग समझो। देखो हमें यद्यपि लगाना है, हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया, दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन मेहनत करी थी, फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। सो दो इसका मीनिंग होता है यद्यपि। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें इसे यूज करना है कि कौन से सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें यद्यपि लगाना है। ओके, बढ़ते हैं आगे, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। यूज देखिए, ही इज वेरी जेंटल, हिज ब्रदर इज वेरी रूड। हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं कि वो बहुत जेंटल है, सभ्य है, सेकंड हम कह रहे हैं कि उसका ब्रदर बहुत रूड है, यानी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो हर किसी से बहुत रूडली बात करता है, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं मैनरलेस वो इंसान है। तो देखो हमने क्या लिखा, पहला स्टेटमेंट लिख दिया, ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत सभ्य है, वेयर एज जबकि, सेकंड बात जो कि ऑपोजिट है, हिज ब्रदर इज वेरी रूड, जबकि उसका भाई बहुत रूड है। तो वेयर एज इसका मतलब होता है जबकि, दो अलग अलग बातों को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन का मतलब एज अ कंजंक्शन हमें कैसे यूज करना है, समझिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई विल गो आउट टू प्ले। ओके, हम क्या कह रहे हैं, दो हम एक्शन बता रहे हैं कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, अब मैं खेलने जाऊंगा। व्हेन से हम क्या बता रहे हैं, टाइम बताएंगे ना, जब। तो हमने कहाँ यूज किया, व्हेन आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, आई विल गो आउट टू प्ले, तो क्या होगा, तब क्या होगा, मैं खेलने बाहर जाऊंगा। तो व्हेन यानी जब, और इसके साथ हम किसी टाइम की बात करते हैं। अब टाइम का मतलब ये नहीं है कि कोई घड़ी का टाइम आएगा, यहाँ पे क्या टाइम है, वो टाइम जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा, मैं खेलने बाहर जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच का क्या मतलब होता है, देखिए समझिए, आई लाइक द ड्रेस यू गिव मी ऑन माई बर्थडे। विच का मतलब होता है जो, ओके, जो। तो हम क्या कह रहे हैं, आई लाइक द ड्रेस, पहला स्टेटमेंट, मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद है, विच यू गिव मी ऑन माई बर्थडे, जो कि तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी। तो हम ड्रेस के लिए हमने यूज किया है विच का, और हम कह रहे हैं आई लाइक द ड्रेस विच यू गिव मी ऑन माई बर्थडे। ओके, तो बच्चों सभी इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आपके एग्जाम में 2 नंबर का ये टॉपिक है, आपको 2 बार कंजंक्शन का यूज करना है, और आपको अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे, हर उसमें आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, कंजंक्शन का यूज करके उन दोनों को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और ऐसा आपको 2 बार करना है, और दोनों के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। टोटल 2 मार्क का ये टॉपिक है। आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, जितने एग्जाम्पल आप लोग देखो
सीखोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही रूल्स आपको क्लियर होते जाएंगे। इस वीडियो में बच्चों हमने सभी इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, उनके यूजेस और जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हमने सब कवर कर लिया है। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो है। आप लोग अच्छे से देखिए, 2 नंबर आप लोग पक्का अपने स्कोर कर लेंगे। श्योरिटी के साथ आपके 2 मार्क्स फुल आएंगे इस टॉपिक कंजंक्शन में, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।